हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस सेशन में। इसका नाम है वेलोसिटी ट्यूटोरियल और हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीडी का पेज। रोज एक पेज पढ़ते हैं। कल पढ़े थे पेज नंबर 99, आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 100। इसमें मुख्य बात है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। मेनली आज यही टेबल में पढ़ना है कि शुरू से अंत तक, जब से भारत रत्न शुरू हुआ है ये पुरस्कार देना, और अभी तक किसको किसको मिला है, हाँ, और कौन कौन से वर्ष में मिला है, ये सब जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का वन लाइनर। पहला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? ये एक ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक था जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले खोजा था। आलू क्या होता है? हाँ, जड़ होता है, तना होता है, या क्या होता है? तो आलू एक तना होता है। तो आलू एक तना का प्रकार है। फिर है एलिसा। एलिसा जो एड्स बीमारी को पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। उस एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, है ना। एंजाइम, इसको फिर से एक बार, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ASSAY ऐसे, हाँ। फिर है रोजगार समाचार का प्रकाशन किसके द्वारा होता है, किस मंत्रालय के द्वारा होता है? तो रोजगार समाचार का प्रकाशन जो होता है वो सूचना मंत्रालय के द्वारा होता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? ब्लड ग्रुप जैसे ए ग्रुप हुआ, बी हुआ, AB हुआ, O हुआ, इस तरह इस ग्रुप को खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? कितनी से कितनी तक कोई भी मनुष्य ध्वनि को सुन सकता है? तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी वाले ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। राज्यसभा का राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। हाँ, ये राज्य सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो होती है वो काली मिट्टी होती है। फिर है विक्रम संवत और शक संवत। हाँ, दो संवत है, विक्रम संवत और शक संवत। उनके बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो हम लोग शुरू में देखें तो विक्रम संवत का जो शुरुआत हुआ है वो लगभग 58 ईसा पूर्व में हुआ है, और शक संवत का शुरुआत जो हुआ है 78 ईस्वी में हुआ है। तो दोनों को ऐड कर देने पे हम लोग का आंसर मिल जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा कम से कम लगभग 136 वर्ष का। हाँ, तो कितने वर्ष का अंतर पड़ जाता है? तो 136 वर्ष का। फिर है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? तो ये 1999 में लागू किया गया था। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार अबुल फजल हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस तरह घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब घूमती है। सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, जैसे 8 ग्रह हैं, तो उनमें से 2 को छोड़ के सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब ही घूमते हैं, जबकि 2 ग्रह शुक्र और एक है यूरेनस या अरुण जो ग्रह है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किससे किसको जोड़ता है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ये कुछ दिन पहले जो था ये सबसे ज़्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अभी हो गया है NH 44। NH 44 जो है वो अभी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। फिर है अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश, बाहर का आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है, क्योंकि वहाँ पे किसी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होता है। ओनकोनोलॉजी किस किस चीज का अध्ययन है? तो ओनकोनोलॉजी जो है वो कैंसर का अध्ययन है। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 3 दिसंबर 1984 में
हुआ था उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? तो आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट। मानव मस्तिष्क का वजन कितने ग्राम का होता है? तो ये 1400 ग्राम का होता है। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। ये टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस द्वारा। फिर कुनेन किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो कुनेन सिनकोना का पेड़ से प्राप्त किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन से सदन का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा जो कि उच्च सदन है उसका पदेन सभापति होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने। स्टोरेज बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। हैजा का कारण क्या है? तो हैजा का कारण जीवाणु है। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा 35 वर्ष। फिर हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये ह्वेनसांग आया था। हसे हर्षवर्धन, हसे ह्वेनसांग। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये है अथर्ववेद। जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो आंसर है इसका अशोक का। सम्राट अशोक का स्तंभ बनाया गया सारनाथ में। बाजार नियंत्रण प्रणाली को सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ये ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है, ब्लू बुक। फिर है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। फिर है सबसे हल्की तरल धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की तरल धातु की बात की जाए तो वो मरकरी है। मरकरी होता है सबसे हल्की। फिर है ध्वनि तरंगे कहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती, यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो वो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में, वैक्यूम में, क्योंकि वहाँ पे किसी तरह का कोई मीडियम नहीं होता है। जबकि ध्वनि तरंग को चलने के लिए जो है एक मीडियम का ज़रूरत पड़ता है जो कि निर्वात में नहीं पाया जाता है। एक्सटेंट किस लिए उपयुक्त होता है? तो दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई नापने के लिए हम लोग एक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दिया सलाई में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क है? मैग्नेटाइट तो ये लोहा का एक अयस्क है। समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एवं भिन्न आकार वाले विभिन्न यौगिक क्या कहलाते हैं? तो उनको आइसोमर्स कहते हैं। समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा जबकि उसका आकार भिन्न होगा। ताप ऊर्जा को कार्य में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाँ, ताप ऊर्जा को अगर कार्य में बदल देगा तो उसको हम लोग हीट इंजन कहते हैं। हीट इंजन जो है ताप ऊर्जा को यांत्रिक। हाँ, ताप ऊर्जा को कार्य में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हीट इंजन। फिर है किसी विलयन में विलय के ज्ञात परिमाण में विलयन को ज्ञात विलायक हो तो वह सॉल्यूशन जो है, वो विलयन जो है वो आदर्श विलयन कहलाता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। किसी विलयन में विलय के ज्ञात परिमाण में विलयन के ज्ञात विलायक हो तो वह सॉल्यूशन जो है, वह विलयन जो है वो आदर्श विलयन कहलाता है। फिर है सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। फिर है आदर्श तरल कैसा होना चाहिए? आदर्श तरल जो होता है वो घर्षणहीन एवं असंपीड्य होता है। हाँ, किसी तरह का उसमें घर्षण नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शनलेस है, असंपीड्य। फिर है परमाणु का रासायनिक गुणधर्म किसके द्वारा निर्धारित होता है?
तो परमाणु का रासायनिक गुणधर्म का बात करते हैं तो ये परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित होता है। परमाणु क्रमांक से पहले जो साइंटिस्ट देखे थे वो पहले परमाणु द्रव्यमान को रासायनिक गुणधर्म मानते थे, लेकिन वैसा नहीं होता है, ये परमाणु क्रमांक द्वारा ही निर्धारित होता है। फिर है अपकेंद्री पंप की दक्षता कब अधिकतम होती है। हाँ, तो अपकेंद्री पंप की दक्षता अधिकतम तब होती है जब उसके फलक पहले आगे झुके फिर पीछे के झुके होते हैं। फिर है भाप का अति तापन किस दाब पे किया जाता है, तो ये अचर दाब पे, हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पे। धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किस तकनीक द्वारा होता है, तो धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए हम लोग को एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी विघटित नहीं होती है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब, 1942 में। फिर वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों को हार हुई थी, इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ये कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसको कि सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, ये उसी युद्ध का भाग है था। हाँ, ये सप्तवर्षीय युद्ध का एक भाग था। हाँ, जिसको कि तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं और जो 1756 से 1763 तक चला था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध हो गया। फिर है सरदार पटेल का जन्म कहाँ हुआ था, तो सरदार पटेल का जन्म नाडियाड में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था सरदार पटेल। फिर है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण जो कि गया में फल्गु नदी के किनारे था, वो उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये कहाँ की रानी थी, ये इंदौर की रानी थी। कहा जाता है कि जब मराठा साम्राज्य का पतन हुआ था तो मराठा साम्राज्य जो है 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। हाँ, जिसमें से एक थे होलकर, जो कि इंदौर में जाकर अपना शासन चला रहे थे। फिर भोसले थे जो नागपुर में थे, गायकवाड़ जो बड़ौदा गुजरात में, सिंधिया उज्जैन में, बाद में फिर ग्वालियर में। तो ये मराठा लोग जो थे, मराठा का पार्ट थे ये लोग, 4 पार्ट में डिवाइड हो गए थे जब मराठा साम्राज्य का पतन हुआ था। तो वही ये रानी अहिल्याबाई होलकर है, हाँ, जिसने विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया गया में, गया जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। फिर है मानव निर्मित तत्व। पहला जो है मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तो पहला मानव निर्मित तत्व है पोलोनियम। हाँ, फिर है सवाक। सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है, सावाक, तो सावाक जो है ईरान देश की गुप्तचर संस्था है। चलैया समिति का संबंध किससे है, तो ये कर बंटवारा से है इसका संबंध। चलैया समिति का बंटवारा संबंध जो है वो कर बंटवारा से है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को हम लोग वल्कनीकरण कहते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को।
राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? ये कमलापति त्रिपाठी थे। हाँ, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता। क्या होता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय विपक्ष में वैसा कुछ था नहीं जो प्रोमिनेंट हो, तो विपक्ष के नेता उस समय नहीं हुआ करते थे। हाँ, राज्यसभा का गठन होने से बहुत दिन जो है राज्यसभा बिना विपक्ष के नेता के ही चलते रहा। बाद में फिर इंदिरा गांधी के समय 1977 में विपक्ष के नेता के पद को राज्यसभा में सृजित किया गया था। हाँ, तो और उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, तो और उस समय विपक्ष के नेता थे श्याम नंदन मिश्रा जो कि कांग्रेस के थे। तो अब बात ये उठता है कि जब इंदिरा गांधी भी कांग्रेस की थी और ये भी कांग्रेस के थे तो कैसे बन सकते हैं? तो 1969 ईस्वी में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। हाँ, तो इंदिरा गांधी वाला खेमे को बोला जाता था कांग्रेस आई फॉर इंदिरा, और अदर जो थे वो उसको कांग्रेस ओ बोला जाता था। हाँ, तो जब इंदिरा गांधी की सरकार था तो ये कांग्रेस ओ जो था वो विपक्ष की भूमिका में था 1977 में। उसी को कांग्रेस ओ बोला जाता था। उसी के एक नेता थे श्याम नंदन मिश्रा जो कि राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता थे। ये नेता कमलापति त्रिपाठी जो हैं वो कांग्रेस के पहले विपक्ष के नेता हैं। 1978 में जब मोरारजी देसाई का सरकार बना, मोरारजी देसाई का जब गवर्नमेंट बना 1978 में, जब इंदिरा गांधी का आपातकाल का दौर ख़त्म हुआ था, उसके बाद चुनाव हुआ था तो वो हार गई थी, और मोरारजी देसाई जब इलेक्ट हुए थे प्रधानमंत्री के रूप में, तब राज्यसभा का नेता जो थे तो कांग्रेस के नेता बने थे, उनका नाम था कमलापति त्रिपाठी। तो इसका आंसर होना चाहिए, मेनली होना चाहिए श्याम नंदन मिश्रा। हाँ, और जब कांग्रेस का पूछेगा प्रथम कांग्रेस का कौन नेता थे तो हम बोलेंगे कमलापति त्रिपाठी। फिर है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। हाँ, इन्होंने ही 1935 में प्रेस पर से जो प्रतिबंध था वो सारा प्रतिबंध हटा लिया गया था। सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगा था 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय। हाँ, इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद जब लॉर्ड हेस्टिंग्स 1913 से 1923 के बीच गवर्नर जनरल बने थे तो उन्होंने कुछ हद तक प्रेस से जो प्रतिबंध था उसको हटाने का कोशिश किया था, लेकिन पूरा नहीं हटाए थे। हाँ, लेकिन जैसे ही फिर 1923 में एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनते हैं जिनका नाम है जॉन एडम्स। हाँ, जॉन एडम्स, उन्होंने क्या किया था कि प्रेस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाँ, जॉन एडम्स। तब फिर विलियम बेंटिक 1828 से 1833 के बीच रहे। फिर 1833 के बाद जब चार्ल्स मेटकॉफ बने तब इन्होंने प्रेस पर से पूरा प्रतिबंध हटा दिया था, इसलिए इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन है यहूदियों के पूजा स्थल का क्या नाम है? तो यहूदियों के पूजा स्थल का नाम सिनेगॉग है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। तो ये वन लाइनर खत्म होता है। अब हम लोग हाँ, टेबल देखते हैं। तो इसमें टेबल में मुख्य बात था क्या था? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, वही आज पढ़ना है पूरे। तो प्रथम बार जब भारत रत्न मिला था तो किनको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। फिर 1954 में इनको दिया गया था। तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये 3 हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये तीनों। फिर आते हैं 1955 में। तो 1955 में भी 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। एक है डॉक्टर भगवान दास, फिर है डॉक्टर
मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया, फिर है जवाहरलाल नेहरू। 1955 में इन तीनों को दिया गया था। फिर 1957 में दिया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। फिर है 1958 में, तो 1958 में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, इनको दिया गया था 1958 में। फिर है 1961 डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय को 1961 में दिया गया था। और पुरुषोत्तम टंडन जी, इनको भी 1961 में ही दिया गया था। तो इस तरह से 1961 में 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। फिर है 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद है 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काने, 2 लोगों को 1963 में 2 लोगों को, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काने। फिर है 1966 में डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री को ये पहला बार मिला था मरणोपरांत। ये मरणोपरांत अगर पूछे कि पहला व्यक्ति कौन है जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनको 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका निधन 1965 में ताशकंद में हो गया था। ताशकंद में एक समझौता करने के बाद रात में ही इनका निधन हो गया था। फिर आते हैं 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। इसके बाद 1975 में वराह वेंकट गिरी, जिसको कि वीवी गिरी भी बोला जाता है, ये राष्ट्रपति रह चुके थे। वराहगिरी वेंकट गिरी 1975 में। फिर 1976 में कुमार स्वामी कामराज, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। फिर है 1980 में, तो ये मदर टेरेसा को। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में दिया गया था। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत इनको मिला है। फिर है 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां, 1987 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है 1988 में मरुदु गोपालन रामचंद्रन, इनको मरणोपरांत मिला था। फिर 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको भी मरणोपरांत मिला था। फिर 1990 में नेल्सन मंडेला, 1990 में 2 लोगों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिनको कि मरणोपरांत ये पुरस्कार हासिल हुआ था, और नेल्सन मंडेला को ये पुरस्कार मिला था। तो 2 लोगों को मिला था। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। फिर है 1991। अब 1991 में तो ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाता है 1991 में। किनको? तो पहले हैं राजीव गांधी, जिनको कि मरणोपरांत मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत मिला, और फिर है मोरारजी देसाई। तो 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद फिर आते हैं 1992 तो में भी 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद, जिनको कि ये मरणोपरांत मिला है, JRD टाटा, जो कि टाटा स्टील फैक्ट्री के संस्थापक थे, JRD टाटा, उनको, और फिर सत्यजीत रे, JRD टाटा नहीं थे, जो जमशेदजी टाटा हैं संस्थापक। JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और सत्यजीत रे को। फिर है 1997 में भी ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था। अरुणा आसिफ अली, जिनको कि मरणोपरांत दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा, मरणोपरांत मिला था। APJ अब्दुल कलाम को ये पुरस्कार मिला था, इनको मरणोपरांत नहीं, पहले ही मिल गया था। गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1 बार भी प्रधानमंत्री नहीं बने। गुलजारी लाल नंदा 2 बार, एक बार जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था तब गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, और एक बार जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था तब इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर आते हैं 1998 में, तो 1998 में भी 3 लोगों को, MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत।
हाँ, फिर 1999 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है, और गोपीनाथ बारदुलाई, इनको मरणोपरांत मिला था 1999 में। और फिर पंडित रविशंकर, 3 लोगों को दिया गया था। फिर आते हैं 2001 में। 2001 में ये पुरस्कार किनको किनको मिला है? लता मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। फिर है 2008 में ये पुरस्कार किनको मिला था? तो पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पंडित भीमसेन जोशी को। इसके बाद लंबा गैप है, 2008 के बाद फिर डायरेक्ट 2014 में मिलता है। इसमें क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को और एक वैज्ञानिक थे CNR राव, ये दोनों को भारत रत्न दिया गया था 2014 में। फिर 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2015 में। फिर आते हैं 2019, जो सबसे लास्ट में है। इसमें दिया गया है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका एवं प्रणब मुखर्जी। हाँ, प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं उनको। तो ये था आज का सेशन, समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।